अब एक टॉपिक और रोटेशन से पहले कोलिजन करना बाकी है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और बातें करेंगे सेंटर ऑफ मास पे। बहुत ध्यान देखो, लास्ट क्लास हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, यदि समेशन ऑफ ऑल फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल ये 0 हो जाए तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता था। पहली बात, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता था, 0, है ना। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो इससे क्या निकलता था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, 0 नहीं, क्या कांस्टेंट। और यही वो कंडीशन था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, याद है। यही कंडीशन था जब P मतलब मोमेंटम, P जो सिस्टम का है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता था, तो P ऑफ सिस्टम जो था ये हमारा कांस्टेंट या कंजर्व रहता था, यही वो कंडीशन थी। अब बहुत ध्यान से समझिए, ये मैंने 0 लिख दिया, 0 नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट, ठीक। अब बहुत ध्यान से एक पॉइंट समझिए आप कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है किसका, सेंटर ऑफ मास का, पूरे बॉडी का नहीं, बॉडी मूव कर सकता, उसकी सेंटर ऑफ मास का 0 होना चाहिए, यानी उसके अंदर जितना पार्टिकल है सबका निकालेंगे, m1 v1 m2 v2, याद आया फॉर्मूला, बाय m1 प्लस m2। अब अगर मान लो इनिशियली वेलोसिटी अगर रेस्ट में हो सेंटर ऑफ मास, तो इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाए, यानी वो रेस्ट में है, कोई सिस्टम है उसमें मान लो 3 पार्टिकल है, ठीक है, 3 पार्टिकल शुरू में रुका हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ रहेगा। अब अगर तीनों पार्टिकल मूव करने लगा तो बताओ उसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि वो आपस में मूव किया, कोई बाहर का फोर्स नहीं लगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, बहुत ध्यान समझो, जैसे समझो ये मान लो एक सिस्टम है, इसमें 3 मास है, m1 m2 और m3, शुरू में रेस्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी सेंटर ऑफ मास भी क्या रहा होगा, रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया सेंटर ऑफ मास का। अब अगर ये आपस में कोई बाहर का फोर्स नहीं लगा, सिस्टम के बाहर से फोर्स नहीं आया, और सिस्टम की अच्छी बात है कहीं भी आप सिस्टम मान सकते हैं, कोई भी इमेजिनरी बाउंड्री मान सकते हैं। अब मान लो ये इधर मूव करने लग गया किसी v1 स्पीड से, ये इधर मूव करने लग गया v2 स्पीड से, ये इधर मूव करने लग गया v3 स्पीड से। अब कोई बोले इसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड बताओ, तो आंसर क्या होगा, 0। आंसर क्या होगा, 0। क्यों, कारण समझ पा रहे हैं, लो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0 है तो वो कांस्टेंट यानी फाइनल भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि बाहर का कोई फोर्स नहीं लगा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो यही मैं कंडीशन आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बाहर का कोई फोर्स नहीं है, तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का 2 मतलब है, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, और उसकी सेंटर ऑफ मास अगर शुरू में 0 है तो 0 ही रहेगा, अगर शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड है तो बाद में 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? देन तो इस केस पर, स्पेशली इस केस पर कई बार क्वेश्चन आया है, ये केस पर कई बार क्वेश्चन आया है अपना, इसलिए मैं ये करा दे रहा हूं। देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज रिमेनिंग 0। क्या बात है, क्लियर है? इसको आप नोट कीजिए जरा, इसमें मैं 1-2 एग्जांपल आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। ओके, आइए, ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे अच्छा अभी आपको एक समझा रहा हूं, एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बोर्ड की तरफ देखिए, बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए। अब सिर्फ बोर्ड की तरफ 2 मिनट देखो, बहुत ध्यान समझो। ये सारा कंसेप्ट क्या है ना, माइंड में फिट हो जाना चाहिए। कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप याद करोगे, कोई डेरिवेशन नहीं है जो आप प्रैक्टिस करोगे, ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपके माइंड में सबकॉन्शियसली एकदम परमानेंटली स्टोर हो जाना चाहिए। क्या बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो जैसा शुरुआत का वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का वैसा ही रहेगा, यानी अगर शुरुआत में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो बाद में रेस्ट में ही रहेगा। अब वो ध्यान देखिए,
मान लो दो मास है m1 और ये है m2, ठीक है। शुरुआत में दोनों रेस्ट में है, मान लो ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, ठीक है। पर दो मास है, मान लो और कोई फोर्स नहीं लग रहा, इनवर्स में जाके कहीं रख दिए, दोनों मास को ऐसा जाकर रख दिए, शुरुआत में प्लेस किए रेस्ट में, तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, या किसी कैसे भी मान लो कि दोनों के बीच एक म्यूचुअल फोर्स लगा, ठीक है। पर बताओ ये फोर्स एक्सटर्नल है या इंटरनल है? इंटरनल है, दोनों एक दूसरे पर लगा है, कोई सिस्टम के बाहर से तो नहीं आया फोर्स। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, यानी शुरुआत में अगर मान लो कोई भी, मान लो यहां पर कहीं बीच में कहीं पे मैं मान लेता हूं कि यहां पे रहा होगा सेंटर ऑफ मास, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। अब मान लो ये बॉडी इधर फोर्स लगा, बॉडी ऑब्वियस सी बात है आगे मूव करेगा, थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहां आता हुआ दिखेगा, m1 यहां आ जाएगा, थोड़ी देर बाद m2 भी यहां आ जाएगा, m2 भी यहां आ जाएगा, पर सेंटर ऑफ मास इसका यहीं रहेगा। फिर से ये बॉडी कहीं यहां आ जाएगा, m2 भी मान लो यहां कहीं आ जाएगा, पर अभी भी सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो ये बॉडी कंटिन्यूअस आगे मूव करेगा, फोर्स लगाए तो कोई ना कोई वेलोसिटी आएगा, मूव तो करेगा, पर इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शुरू में जीरो था तो अभी भी जीरो रहेगा, यानी शुरू में जहां पे था वहीं पे कंटिन्यूअस रहेगा। तो पोजीशन या लोकेशन जो है CM सेम रहेगा, रिमेन सेम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही रहेगा। क्या ये एग्जांपल समझ पाए? यहां की बातें समझ पाए? ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसी को न्यूमेरिकल बनाकर पूछा जा सकता है, पूछा भी है, खास करके घुमाने फिराने वाली चीजें जेईई मेंस ज्यादा पूछता है। पर एक बात समझिए, अपनी नीट की फिजिक्स जो है वो फॉलो करता है जेईई मेंस के फिजिक्स को, है ना। अपना जो फिजिक्स है जेईई मेंस की फिजिक्स को फॉलो करता है। हमेशा किसी चैप्टर को जैसे ही आपको लगे कंप्लीट है, एटलीस्ट 10 साल का जेईई मेंस का पेपर जरूर लगा लीजिए, या 5 साल का भी लगाइए तो काफी, क्योंकि जेईई मेंस में क्या है, एक ही साल में बहुत सारा पेपर होता है, उनका इतना सारा शिफ्ट होता है कि आपको एक ही साल में 10-15 पेपर मिल जाएगा, एक साल का 10 पेपर 15 पेपर, समझ पा रहे हैं, दो बार एग्जाम होता है। तो आप कम से कम लास्ट 5 ईयर का पेपर किसी भी चैप्टर का, जैसे मान लीजिए 1D आपने कंप्लीट कर लिया तो 1D जेईई मेंस का लास्ट 5 ईयर्स का पेपर लगा लीजिए, 2D कंप्लीट हुआ, लास्ट 5 ईयर्स का, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का पेपर जरूर लगाइए। बाकी मोटा मोटी जेईई मेंस का पेपर अपनी बुकलेट में है, बुकलेट में मोटा मोटी जेईई मेंस का सारा क्वेश्चंस है ही, बुकलेट अगर अच्छे से लगा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बच्चे बुकलेट उतने अच्छे से नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं बोलता हूं कम से कम 2 काम जरूर करिए, नीट का लास्ट 20-30 साल का पेपर और जेईई मेंस का 5 से 10 साल का पेपर, इतना जरूर आप हर टॉपिक का कंप्लीट करते जाएं, ठीक है। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन हर साल ऐसा रहता है, तुम देखोगे जेईई मेंस का कॉपी क्वेश्चन है, किसी न किसी साल जेईई मेंस पूछा है और अपनी नीट ने उसको एज इट इज रख दिया है। लगभग 5 to 10 क्वेश्चन हर साल ऐसा रहता है, और वही 5 to 10 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़े, एक और मैं एग्जांपल देता हूं इसका, एक और एग्जांपल देता हूं, उसको भी आपको अच्छे से नोट करना है, उसे भी अच्छे से नोट करना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो मान लो ये एक प्लैंक है, प्लैंक का मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्लेटफॉर्म जैसा कुछ भी हो सकता है, इस ग्राउंड पर है, ये स्मूथ है, स्मूथ है मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब यहां पे इसके एक कॉर्नर पे मान लो कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि आगे मैं मूव करूं, शुरू में ये रेस्ट में था, रेस्ट में रहते रहते मन नहीं लगा, है ना, तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया,
स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? इसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया, बताओ शुरू में ये रेस्ट में था, प्लैंक भी रेस्ट में था, दोनों का मास भी मान लेते हैं। इस मैन का मास m1 और ये जो प्लैंक है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका मास कुछ m2 होगा। ठीक है, अब शुरू में अगर रेस्ट में था तो उसकी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 था इनिशियली, तो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही, जब तक कोई बाहर का फोर्स नहीं आएगा। इसके चलने से क्या बाहर का फोर्स आया क्या? नहीं, ये तो सिस्टम का ही ना पार्ट है। या प्लेन चलने लगता, ये चलने लगता, कुछ भी होता, वो तो सिस्टम के अंदर हम मान रहे हैं कि आदमी और प्लेन दोनों एक सिस्टम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहेगा। अगर शुरुआत में स्टार्ट है, स्टार्ट मतलब रेस्ट, तो शुरू में रेस्ट था तो बाद में रेस्ट ही रहेगा। मान लो ये मास और ये पूरा मास, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं रहा होगा। मैं मान लेता हूं ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास शुरू का। ठीक है, ऐसा मैं मान लेता हूं ये पॉइंट जो है अपना, ये है सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास अब यही रहेगा हमेशा। ठीक है, पर क्या क्या बदलेगा जरा ध्यान से देखिए, क्या क्या बदल जाएगा उसको जरा ध्यान से देखिए। नीचे फ्रिक्शन लेस है। बताओ अगर आदमी चलता है, आप चलने के लिए फोर्स किधर लगाते हो, आगे या पीछे? पीछे, समझते हैं ना? ऐसा कोई नहीं चलता आगे फोर्स लगाकर, ऐसा है ना, इट्स इम्पॉसिबल। आप चलते आगे जरूर हो, पर आप फोर्स पीछे लगाते हो। आपको चलाने वाला जमीन है, आप खुद से नहीं चलते, नहीं तो आप हवा में भी चल लेते। आप जमीन को पीछे धकेलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, जमीन आपको आगे धकेलता है, उस थ्रस्ट के कारण आप चलते हैं। इसी प्रोसेस से रॉकेट बनाया गया। रॉकेट भी क्या करता है, हवा को नीचे धकेलता है। जो फ्यूल जलता है वो क्या करता है, हवा को नीचे धकेलता है, तो नीचे वाला हवा रॉकेट को ऊपर धकेल देता है, ऊपर चल जाता है। बातें समझ पा रहे हैं? हमारा जमीन पर भी चलना सेम वैसा ही है। हम कभी भी आगे फोर्स नहीं लगाते, आप खुद देखना चलने का। आप पैर से किधर फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ। कभी बोट देखे, नाव को, नाव समझ रहे, बोट ना, उसको कैसे चलते, कभी देखे पानी को ऐसा ले जाते, वो बच्चा अपने बोट को ऐसा ले जाता है। जो बोट चलता है वो पानी को पीछे धकेलता है और पानी उसको आगे धकेल देता है, सारा न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये बताओ, ये जो मैन है, ये प्लैंक पे किधर फोर्स लगाया होगा, पीछे की तरफ। समझ पा रहे हैं? तो प्लैंक पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगा होगा जो मैन ने लगाया, और प्लैंक मैन पर आगे की तरफ फोर्स लगाया होगा। क्या ये दो फोर्स समझे, एक्शन रिएक्शन पेयर? पर क्या ये दोनों फोर्स एक्सटर्नल है? नहीं, इंटरनल है। मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। इसी चीज को आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट वो लाइन याद रखेंगे तो उसी से काम बन जाएगा कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला, सेम रहने वाला है। तो अब सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। हाँ, ये है कि प्लेन का पीछे की तरफ जाना चालू कर देगा और ये आगे जाने लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद ये प्लैंक आपको मे भी ऐसा दिखे, ये प्लैंक में भी यहां पे दिखे आपको। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स लगा दिया आगे गया, और ये आदमी में भी यहां पे पहुंच गया, इस एंड पे था, थोड़ा आगे पहुंच गया होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आदमी का पोजीशन बदलेगा, प्लैंक का पोजीशन बदलेगा, पर उसकी दोनों सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलेगा। अभी भी यही है सेंटर ऑफ मास इसका, अभी भी यही है सेंटर ऑफ मास। जबकि m1 यहां आ गया है, m2 कहीं और चला गया होगा, इसका जो भी है ये पूरा तो m2 ही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा कई कंडीशन आपको देखने को मिलेगा जिस कंडीशन में आपको एक्सटर्नल फोर्स 0 मिलेगा। तो अगर डायरेक्ट देखना सेंटर ऑफ मास को, वेलोसिटी को कांस्टेंट मानने से आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तब तो जब भी F एक्सटर्नल 0 है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, P कंजर्व कर दो। अब P कंजर्व को ही और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास कंजर्व है, क्योंकि मोमेंट मास तो कंजर्व ही रहता है ज्यादातर केस में। समझ पा रहे हैं? जब तक कोई चीज ब्लास्ट ना हो, उसका फ्रैगमेंट ना बने, टुकड़ा ना हो, तो मास तो कांस्टेंट ही रहता है। तो मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका? सेंटर ऑफ मास का। समझ पा रहे हैं?
क्या ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुआ? हेलो, दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुआ? चलिए अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी पे क्वेश्चन है, जेईई मेंस आया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत ध्यान देखिए। चलो, दो मास है M1 M2, दो मास है M1 M2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि यदि M1 मास जो है वो D1 डिस्टेंस अपनी सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव करे, M1 M2 है, दोनों का कहीं सेंटर ऑफ मास रहा होगा, तो बोला अगर M1 D1 डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव किया तो बताइए M2 को कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करे। मान लो कहीं पे रहा होगा सेंटर ऑफ मास, मान लो यहां पर रहा होगा सेंटर ऑफ मास, तो बोला सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे, चेंज नहीं हो। उसके लिए M2 को कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। अब ये डायग्राम बना लीजिए, मैं वर्ड में भी एक लाइन लिखा देता हूं क्वेश्चन को, पर क्वेश्चन समझ पाए ना। दो मास M1 M2, बोला M1 अगर अपनी सेंटर ऑफ मास की तरफ D1 डिस्टेंस गया तो बताओ M2 को कितना जाना चाहिए ताकि उसकी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन सेम बना रहे, सेम बना रहे। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन, वर्ड में लिख लीजिए, लिखिए इफ M1 is pushed toward center of mass, if M1 is pushed toward center of mass by D1 distance, then by what distance would the M2 mass move so that center of mass remain at original position, center of mass remain at original position, सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बना रहे। हालांकि देखिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, देखो पुश किया है, बाहर का फोर्स भी लगाया है इस पे, समझ पा रहे हैं, अपने आप से नहीं गया है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं भी सोचेंगे, सिर्फ आप सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट याद होता, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे निकालते हैं, तो वहां से भी कहानी खत्म हो जाएगा। देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का मैंने 3 लेवल में काम करवाया था, याद है, शुरू में बेसिक फॉर्मूला, फिर एक और शॉर्टकट दिए थे, और सबसे लास्ट शॉर्टकट क्या बनाए थे, मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जीरो, याद आ रहा है, समेशन ऑफ MI/RI इक्वल टू जीरो, वो मैंने सबसे लास्ट में बताया था, वही चीज का यहाँ प्रयोग करें। मान लो आपने इसी को क्या मान लिया, ओरिजिन भी, इसी को क्या मान लिया, जब ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास एक ही हो तब कुछ याद आ रहा है क्या होता था, समेशन ऑफ MI/RI क्या हो जाता था, जीरो। इसी का एक नाम था, क्या नाम था, मास मोमेंट, क्या नाम था, मास मोमेंट। ये सारी बातें लास्ट क्लास हम लोग किए हैं, MCQ में भी आता है, मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, समेशन ऑफ ऑल मास मोमेंट। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, मान लो शुरुआत कंडीशन को मैं ओरिजिनल नाम दे देता हूं, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कुछ नाम दोगे, ठीक है, ऐसा नाम करो। अच्छा देखो एक बात और बहुत ध्यान से समझिए बच्चे, कि ओरिजिन से ना पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पोजीशन की तरफ जाता है, ना कि पोजीशन से ओरिजिन की तरफ। यानी ये है x1 मान लो, और ये क्या है x2, समझ पा रहे हैं। अच्छा दूसरा कंडीशन में ये D1 चला गया, यानी कि मास अब यहां आ चुका है, और ये मान लो D2 यहां आ चुका है, तो अब यहां से यहां मान लीजिए ये हो गया x2 और ये क्या हो गया x1। मास मोमेंट का कंक्लूजन ये है कि मोमेंट हमेशा बराबर होता है। कैसे, बहुत ध्यान देखिए,
मान लो स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, इनिशियली लगा रहे हैं यहां पे, तो बताओ m1 x1 ये प्लस लिखे या माइनस में? माइनस में दिख रहा है। x1 किधर है? निगेटिव डायरेक्शन, ये माइनस लोगे, प्लस ये पॉजिटिव है, तो m2 x2 इक्वल टू 0। लास्ट क्लास भी किए थे। तो देखो ये वाला तो उधर चला जाएगा ना, तो m2 x2 इक्वल टू m1 x1। यही मैं आपको समझा रहा था कि आप बार बार ऐसा साइन कन्वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जब भी ऐसा लगाना हो तब समझ जाइए ना कि जितना भी मास है उसका मोमेंट इक्वल होता है। देखो m1 x2 सॉरी m1 x1 इक्वल है m2 x2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेम इसी तरीके से दूसरा कंडीशन बताओ, क्या लिख सकते हैं? देखो गलती हो गया, एक दोनों जगह x1 x2 ले लिए, यहां नाम बदलना पड़ेगा, यहां नाम बदल दो, x1 डैश x2 डैश दे दो, ठीक है। बताओ यहां पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो, m2 x2 डैश शुड बी इक्वल टू m1 x1 डैश। कुछ समझ पाए? आप चाहो ऐसा भी लिख सकते हो, ये x1 निगेटिव है ना, तो पहले लिखोगे माइनस m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा प्लस में आएगा। हेलो, क्लियर ना? तो अभी से याद है कि जब भी ये लगाना हो तो डायरेक्ट आप बराबर कर दिया करें। अब ये दोनों को कंक्लूड करके हमें D2 लाना है। D2 इक्वेशन में कैसे लाएं, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये जो x2 डैश है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं x2 माइनस D2? ध्यान से देखो बोर्ड पे और मुझे बताना, क्या x2 इज सॉरी x2 डैश, x2 डैश जो है x2 माइनस D2 है। अरे भाई इस पूरे में ये घटा दोगे तो ये ना बचेगा। सिमिलरली मुझे यहां पे आ जाओ, x1 डैश जो है ये क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस D1। अच्छा बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला? ऑप्शन देखकर, ऑप्शन देखकर मैं आपको इसका ऑप्शन दे रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा ये सब मैं कैसे सोच पा रहा हूं। देखो पहला ऑप्शन है जेई मेंस का, ये m1 बाय m2 प्लस m2d, यानी 2 टाइम्स m2 हो गए, ठीक है, सॉरी m1 प्लस m2, हाँ ठीक है। दूसरा ऑप्शन है m1 बाय m2d, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ d, चौथा ऑप्शन d1 d1 d1, सब d1 है। चौथा ऑप्शन है m2 बाय m1 d1, ठीक है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि हर ऑप्शन में d है, तो मुझे यहां पे d लाना है। d कैसे इस इक्वेशन में फिट करें, तो यही एक ऑप्शन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए इसको तो हम लोग कुछ नहीं चेंज कर सकते, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया m2 और x2 डैश की जगह आप लिखोगे x2 माइनस D2 इक्वल टू m1 और x1 की जगह लिखेंगे x1 माइनस D1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को, अब इक्वेशन 1 और 2 को अब सॉल्व करें। हमारा देखो एक काम करो, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, अब इक्वेशन मत दो, तो और भी चीजें आपको आइडिया लग जाएगा। देखो m2 x2 माइनस m2 d2 इक्वल टू m1 x1 माइनस m1 d1। देखिए m2 x2 दोनों इक्वेशन में है, m1 x1 दोनों में है, समझ पा रहे हैं? पर इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, तो प्लस प्लस साइन को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस, यानी इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे पास प्लेस नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे, आप करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सॉल्व कीजिए और d2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तुरंत आ जाएगा। इसे 1 में 2 को माइनस करोगे, देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बात समझ पा रहे हैं? इधर बचेगा माइनस m2 d2, इधर बचेगा माइनस m1 d1, माइनस माइनस कैंसिल, d2 इधर आ जाएगा, ये क्या बचेगा m1 बाय m2 इंटू d1, m1 बाय m2 इंटू d1। देखो ओरल सॉल्व हो रहा है। चलिए ये आ गया ना हमारा m1 बाय m2 d1,
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और मुझे आप सॉल्व करके बता दीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे मैं दे रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे बता दीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, लिखिए। छोड़ो, लिखने से अच्छा मैं डायग्राम में सारी कहानी समझा देता हूं। इसका आंसर क्लियर है ना हम सभी को? चलिए आ जाइए। लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ 1 kg just after bullet exit from it। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 1 kg का कोई टारगेट है जो ऊपर से कहीं से हैंग है 1 मीटर से, उसमें एक 50 ग्राम का बुलेट जो 100 मीटर पर सेकेंड से आया, टकराया, टकराकर बाहर निकल गया। बाहर निकला कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। एंटर कितनी स्पीड से किया था? 100 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन बोल रहा है जैसे ही बुलेट इससे बाहर निकलने वाला होगा, इस ब्लॉक का स्पीड कितना हो जाएगा? क्या ऐसा क्वेश्चन किए हैं आप लोग? कई बार किए। बातें समझ पा रहे हैं? क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ, हेलो, क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों लगा पा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्योंकि सिस्टम का फोर्स क्या है? अरे भाई एक बार सोचो, ये आया, इससे टकराया, इसमें कोई बाहर का फोर्स इन्वॉल्व है क्या? हम ना बुलेट और 1 kg को एक सिंगल सिस्टम मान रहे हैं। इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान रहा हूं। अब बताओ, बुलेट इससे टकरा रहा है तो इसमें कोई बाहर का फोर्स इन्वॉल्व है क्या? तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, क्या करेंगे? इनिशियल फाइनल इक्वल होगा, सिस्टम 2 है। देखो इनिशियल कितना करोगे? MB, मास कितना है? 50 ग्राम, 1000 से डिवाइड किए केजी बनाने के लिए, इंटू वेलोसिटी 100 प्लस मास 1 kg, वेलोसिटी 0। शुरू में तो उसे 0 मानोगे, रुका हुआ था। फाइनल मास 50/1000 इंटू वेलोसिटी 20 प्लस मास 1, वेलोसिटी उसी का तो निकालना है। ये 2 0 तो इस बेचारे को खत्म कर दिया, 1 0 इस बेचारे का खत्म हो गया, ये तो 0 से ऐसे ही खत्म हो गया। इधर बचा 5 इक्वल टू, इधर देखो 1 2 1 2, 5 इंटू 2 10, 10 खत्म। ये क्या बचा जी? 1 और प्लस 1 इंटू v। आपका आंसर अजीब सा क्यों आ रहा है आप लोगों का? देखो जरा कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कीजिए, क्या 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 मिस्टेक कर दी। चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए आप अपनी कैलकुलेशन। तरीका समझ गए? हेडिंग बना देंगे कोलिजन। नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। आज कोलिजन कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम लोग कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर पाए। तो कोलिजन का मतलब, कोलिजन एक इवेंट है जिसमें बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगता है। जो दो चीजें टकराया, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कोलिजन में पहली चीज जो समझना है उसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
तो कोलिजन में पहली चीज हम लोग समझने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका सिंबल ई होता है। देखो अगर आपकी नीट में चूंकि क्वेश्चन आसान होता है तो कोलिजन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन बस यही पूछकर छोड़ देगा, आपको सिर्फ आपका टेस्ट करेगा कि आप इस कोलिजन टॉपिक पढ़े या नहीं पढ़े। हाँ, बहुत डिटेल में पूछना हो तो कहीं से कहीं घुस सकता है, तो बस इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या, ठीक है, क्योंकि यही डिफाइन करता है टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन भी कई टाइप का होगा। बोर्ड पे ध्यान दे, इधर उधर ध्यान नहीं दे, बातें समझ पा रहे हैं? इधर उधर मन करे थोड़ा बाहर जाइए, लंबी लंबी सांस लेकर आइए, माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। मान लो आपके पास दो बॉडी है M1 एंड M2, दोनों किसी स्पीड से जा रहा है, U1 U2 स्पीड से। अच्छा, अभी जो हम लोग कोलिजन देख रहे हैं ना, वो है हेड ऑन कोलिजन। दो टाइप का कोलिजन होगा। एक कोलिजन हेड ऑन, हेड ऑन मतलब सर से सर टकराना। जैसे मानो ये दोनों एक लाइन में जा रहा है, अगर U1 ज्यादा हो, इफ U1 इज ग्रेटर देन U2, यानी इसकी स्पीड ज्यादा है, पीछे 100 के स्पीड से जा रहा है, आगे वाला 20 की स्पीड जा रहा है, तो पीछे वाला जाएगा, इसको ठोक देगा। समझ पा रहे हैं? कोलाइड करेगा। पर वो कोलिजन कैसा होगा? हेड ऑन कोलिजन। रोड पर जो एक्सीडेंट होता है कैसा होता है? सामने सामने। बातें समझ पा रहे हैं? यहाँ आगे कोई जा रहा है, पीछे से गया, उसे धक्का मार दिया, वो कोलिजन कैसा है? हेड ऑन कोलिजन। बातें समझ पा रहे हैं? और दूसरा कोलिजन कैसा है? मान लो एक आदमी इधर से आ रहा है, आप भी इधर जा रहे हो, जैसे आपका पर्स मराता है, चोरी होता है, वो कैसा होता है? कभी सामने से आगे आपका चोरी करता है, ऐसा आया पॉकेट में हाथ डाला निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है कभी। वो क्या करता है? वो ऑब्लिक कोलिजन करता है, फिजिक्स पर क्या आता है, वो ऐसा आएगा, आपको कहीं टच करेगा और आपका पर्स लेकर निकल जाएगा। ऐसा देखें? ठीक है, यहां तो नहीं होता है। हम लोग जब दिल्ली में थे तो सीपी, वहां एक ना सीपी जगह है, मॉल टाइप का, वहां पे सीपी बोलते हैं, मार्केट है, ठीक है, वहां पे तुम जाओ, पर्स गारंटेड चोरी हो जाएगा, है ना। तो वहां पीछे से सब निकाल लेते हैं, आगे रखते हैं या वो जैसा भी हो, पीछे आप पॉकेट रख ही नहीं सकते, पर्स रखेंगे गारंटेड चोरी हो जाएगा 100 मीटर के अंदर, कितना भी आप कॉन्शियसनेस लगा लो। अरे भाई इतना बड़ा मार्केट है, कुछ तो दुकान इधर जाएगा ही ना, चेहरा मोहरा कुछ भी इधर उधर देख के बस गायब हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे वहां कोलिजन कैसा हुआ, ध्यान देखिए, ये एक बॉडी, ध्यान देखो, यहां टकरा रहा है, ये हेड ऑन कोलिजन नहीं कहलाएगा। हेड ऑन कोलिजन क्या कहलाएगा? ये कोलिजन कैसा हुआ? हेड ऑन, सामने सामने। समझ पा रहे हैं? और ये क्या कहलाएगा? ऑब्लिक कोलिजन। समझ पा रहे हैं? तो अभी जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये हेड ऑन कोलिजन में कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो कोलिजन के ब्रैकेट में चाहो हेडिंग दे दो, मतलब ब्रैकेट में कोलिजन लिखे हैं, हेड ऑन लिख लो ब्रैकेट में। कोलिजन तो लिखे ही है, उसी के ब्रैकेट में लिख लीजिए हेड ऑन। लास्ट में मैं ऑब्लिक भी समझा दूंगा, तो अभी हम लोग कर रहे हैं हेड ऑन कोलिजन में, समझ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर U1 ज्यादा हो तो दोनों टकराएगा, देखिए टकरा गया, ये है M1, ये है M2। अब बहुत ध्यान देखो, M2 पे फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में? अरे आगे जा रहा, पीछे वाला आकर धक्का मारा, फोर्स किधर? आगे एक तरफ। क्लियर है ना? तो M1 इस पे आगे एक तरफ फोर्स लगाया, क्या ये फोर्स इसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा? पीछे से धक्का लगे वो, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगा ना, जिधर U उधर ही F से आया A, तो जिधर A उधर U, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ये F क्या करेगा? U2 को इंक्रीज करा देगा। क्लियर है? अच्छा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो M1 ने M2 पे F फोर्स लगाया, तो बताओ M2 भी M1 पे क्या लगाएगा? फोर्स, पर किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। अब ये F M1 का जो वेलोसिटी U1 था उसको बढ़ाएगा या घटाएगा? कम करेगा। ये बेचारा इधर जा रहा था, फोर्स इधर लगा, ये F क्या करेगा? U1 को कम कर देगा। U1 पहले ज्यादा जरूर था, पर कोलिजन के बाद उसकी स्पीड, कोलिजन में उसकी स्पीड कम होना चालू हो जाएगा और इसकी स्पीड बढ़ना चालू हो जाएगा। बस समझ पा रहे हैं? तो कोलिजन के बाद आपकी कहानी कुछ ऐसा बनेगा, ये जो M2 है इसकी स्पीड बढ़ जाएगा, कुछ V2 मान लो हो गया, और ये M1 है इसकी स्पीड V1, और अब V2 ज्यादा हो जाएगा V1 से।
अब V2 ज्यादा हो जाएगा V1 से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये है बिफोर कोलिजन। ये कहानी मैंने बताया ड्यूरिंग कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर ना दो वेलोसिटी डिफाइन होता है। एक को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और एक को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या? कौन किसको अप्रोच कर रहा है? यहां पे बताओ। U1 अप्रोच कर रहा है U2 को। ये इसे कितनी वेलोसिटी से पकड़ रहा होगा? दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। बातें समझ पा रहे हैं? तो यहां पर डिफाइन होता है एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये हो जाएगा U1 माइनस U2। ज्यादा में कम को माइनस करेंगे, सिंपल लॉजिक समझ लो। क्लियर है ना? अच्छा, यहां धीरे धीरे दोनों पास आएगा या दूर जाएगा? दूर जाएगा। समझ पा रहे? इसकी वेलोसिटी ज्यादा और यही आगे धीरे धीरे दूर चलते जाएगा। तो यहां पर यही टर्म क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसमें भी ज्यादा वाले को कम, तो ज्यादा कौन है इस बार? V2, तो V2 माइनस V1। अब इसका जो रेशियो है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ पा रहे हैं? तो E जो है E, ये यही होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं E इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2। क्या ये चीजें क्लियर है? लो, क्या ये चीजें क्लियर है? नोट कर लीजिए, 10% कोलिजन यहीं से क्वेश्चन आता है। ये चीजें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। जब भी आपको कोलिजन पढ़ना है, सबसे ज्यादा खास करके नीट एस्पिरेंट को, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझना क्यों जरूरी है? इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद करना पड़े। अगर बिना समझ के आप रट्टा मार लिए ना, एग्जाम में भूल जाओगे V2 माइनस V1, V1 माइनस V2, या ऊपर U1 या नीचे U2, पागल हो जाओगे। फॉर्मूला अनगिनत है, इसीलिए पूरा ना सिस्टमेटिक तरीके से समझिए। हर डेरिवेशन या हर कंसेप्ट अपने आप में कहानी होता है कि अच्छा ऐसा शुरू हुआ, ऐसा गया, ऐसा गया, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी मूवी आप याद रख लेते हैं। मूवी छोड़ो, 6-6 घंटे की वेब सीरीज हमें याद रहता है। अब वेब सीरीज छोड़ो, वेब सीरीज का सीजन चलता है वो भी आपको याद रहता है, पर ये बेचारा फिजिक्स याद नहीं होता या केमिस्ट्री याद नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है ना? किसी भी मूवी या किसी भी कहानी को आप क्या देखते हैं कि उसमें कनेक्टिविटी होता है। सीजन 1 जहां पे खत्म हुआ वहीं से सीजन 2 चालू हो रहा है ना? तो आप भी ऐसा कनेक्ट करके पढ़िए, एक पूरी कहानी समझ के पढ़िए कि अच्छा कोलिजन हो रहा है तो ऐसा रहता है, इसकी स्पीड पहले ज्यादा होना चाहिए तभी कोलाइड होगा, कोलिजन होने के बाद इस पे फोर्स आगे लगेगा नहीं, इसकी स्पीड बढ़ जाएगा, है ना? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच का मतलब कितनी स्पीड से उसे जा रहा है, तो वहां पे U1 माइनस U2 हो जाएगा, यहाँ पे V2 माइनस V1 हुआ। अच्छा, यहीं से एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आता है दिमाग में, बहुत ध्यान देखिए। कभी भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बहुत ही काम की चीजें हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको दिखेगा, ये जो एक एक लाइन में बता रहा हूं इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा या ट्राई कर रहे होंगे। तो आइए मैं आपकी नीट एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल दिखाता हूं और आप आंसर देंगे। बहुत ध्यान से देखो, ये ग्राउंड है, ठीक है? यहां एक बॉल है M मास का, ये नीचे आ रहा है V स्पीड से,
ये जो कोलिजन हो रहा है, ये जो कोलिजन हो रहा है यहां पर, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है ई। एग्जाम में कुछ भी वैल्यू दे, 0.1, 0.2, 0.5, 0 जो भी है। अब बोला टकराने के बाद वो ऊपर भी जाएगा, बोला है टकरा गया, यहां आया टकराया, मैं अलग से बना रहा हूं, जाएगा तो यही। आपसे पूछा ऊपर कितनी स्पीड से जाएगा, वेलोसिटी बताओ। क्वेश्चन समझ पाए? बोल देगा 10 ग्राम का बॉल है, 10 मीटर पर सेकेंड से जमीन से टकराया। अच्छा, ये वेलोसिटी ऊपर का नहीं, ये टकराने की वेलोसिटी, इतनी स्पीड से आकर टकराया है v1 स्पीड से। तो v1 स्पीड से टकराया तो सरफेस से ऊपर कितनी स्पीड से जाएगा, बहुत ध्यान समझना। यहां पर बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो एक मास तो m है, वेलोसिटी v है, क्लियर है ना। दूसरे का वेलोसिटी कितना, 0। मास कुछ भी हो, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, जो भी हो, दूसरे का वेलोसिटी ना 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या करते थे, ज्यादा में कम को माइनस करते थे, तो क्या हुआ है उसका v माइनस 0, यानी क्या हो जाएगा v। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यही हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक। फिर से ज्यादा में कम को, तो आपको पता है ना ग्राउंड का तो कोई वेलोसिटी होने वाला नहीं है, तो जो वेलोसिटी होगा इसी का ना होगा। तो मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ भी मैं v2 बोल दे रहा हूं, इसकी वेलोसिटी मैं v2 बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा v2 माइनस 0, यानी फिर से v2। अब अभी अभी समझे थे, जल्दी से बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ पा रहे हैं? ये तो मैं अभी इतना समझा रहा हूं, बाद में आप ओरल आंसर नहीं दे देंगे। v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, e टाइम्स v। ये दे दिया 0.1, ये दे दिया मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तुरंत बोलोगे 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपनी एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए। हमेशा याद रखना सेपरेट जब होता है ई टाइम से सेपरेट होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, कोलिजन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी, है ना। देखो जरा ध्यान से, अगर ई का वैल्यू कभी 1 हो गया, ई का वैल्यू कितना हो गया 1, इसको बोल देते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, हालांकि इसका पूरा नाम है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर कभी ई की वैल्यू, क्या है भाई, अगर कभी ई की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका नाम रख देते हैं, जैसे परफेक्ट इलास्टिक है उसका नाम रख देते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। अब दुनिया का हर कोलिजन ना ये है ना ये है, ठीक है। एक्सट्रीम केस होता है, नियर बाय मान सकते हो आइडियल कंडीशन, पर ज्यादातर जो भी कोलिजन है इस दोनों के बीच का होता है। तो तीसरा कैटेगरी बना देते हैं कि जो भी तीसरा है, यानी कि अब 0 से बड़ा है ई और छोटा है 1 से, यानी यहां से एक बात और समझ में आ गया, ई का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या बात समझ पा रहे हैं? 1 से ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ध्यान समझो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पता चला जितनी स्पीड से टकराया ई का वैल्यू 2 आ गया, 2 गुना स्पीड से भाग गया। ऐसा कैसे, टकराया और स्पीड बढ़ गया, एनर्जी कहां से आ गया? टकराने में एनर्जी लॉस होगा, गेन तो नहीं होगा। बहुत हो सकता है कि एनर्जी लॉस नहीं हो, तो जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से भागेगा, पर स्पीड बढ़ेगा कभी नहीं। इसीलिए ई का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। ज्यादातर केस में दोनों के बीच में रहेगा, और जब दोनों के बीच में रहता है उसको बोलते हैं सिंपली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन,
तो देखो कोलिजन होता तो ही टाइप का है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक जिसमें एनर्जी कंजर्व होता है क्योंकि ई का वैल्यू 1 है, लॉस नहीं होता है। आपसे कोई पूछे डिफिनेशन क्या है, तो इलास्टिक कोलिजन का डिफिनेशन यही होता है, ऐसी कोलिजन जिसमें एनर्जी कंजर्व हो। इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात है, यहाँ पे मूविंग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है वही है इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है यहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, हमेशा याद रखना लॉस ही होता है, गेन होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो इस दोनों में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन पूछेगा किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लॉस होता है। इलास्टिक में तो लॉस ही नहीं होगा, कंजर्व रहेगा। इस दोनों में ज्यादा लॉस किसमें होगा, आंसर है इसमें परफेक्ट इन इलास्टिक में। तो इसमें जो है परफेक्ट इन इलास्टिक में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अब ना हम लोग वन बाय वन करके चीजों को डिस्कस करेंगे। कुछ फॉर्मूला है बहुत मुश्किल सा, डेरिवेशन तो उससे भी मुश्किल, मैं कोशिश करूंगा आपको याद करा देने का, याद हो जाए अच्छी बात, नहीं हो तो बार बार आप घर पे करेंगे, पर दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो हम लोग करेंगे इसके लिए परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। एक बार ये समझ गए इसके फॉर्मूले में ई आएगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, ई आएगा। अब उस ई का वैल्यू जब 0 रख देंगे तो फॉर्मूला इसके लिए बन जाएगा, और ई का वैल्यू 1 रख देंगे तो फॉर्मूला इसके लिए बन जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो फॉर्मूला एक ही जगह आपको याद करना है, यहां पे इसकी डेरिवेशन कराने से कोई फायदा नहीं, लंबा सा डेरिवेशन जाता है, कोई फायदा नहीं, हमें फॉर्मूला याद रखना है। एक बात याद रखना है, कोलिजन में हमेशा चूंकि बाहर का फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा। तो नीचे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम रिमेन कंजर्व, momentum remain conserved in all type of momentum, sorry in all type of collision, in all type of collision, momentum तो नहीं लिख ली, type of momentum क्या, in all type of collision momentum remain conserved। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मोमेंटम तीनों में कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसमें कंजर्व रहेगा, लो इलास्टिक कोलिजन में। समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए एक एक करके बात करते हैं, जो बातें करना है पहले इन इलास्टिक कोलिजन के लिए बातें करना है। ठीक, तो आ जाइए हेडिंग दे दीजिए, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दो बातें हो सकता है, कई क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग हो तो मैं फॉर्मूला याद करा दूंगा, और दूसरा कई क्वेश्चन होगा डायरेक्ट इक्वेशन से बनेगा तो मैं इक्वेशन लिखने सिखा दे रहा हूं, वही इक्वेशन को मैनिपुलेट करके फॉर्मूला बनाया जाता है। तो मान लो m1 मास u1 स्पीड से चल रहा है, हेड ऑन कोलिजन अपना हो रहा है, सब एक ही लाइन में होगा, जो भी काम में होगी एक ही लाइन में होगा। ठीक है, ये हमारा मान लो m2 मास है, ये किसी u2 स्पीड से जा रहा है, कोलिजन होने का शर्त ही है कि u1 ज्यादा होना चाहिए u2 से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो रहेगा ये तो u1 माइनस u2 ही रहेगा। कोलिजन हुआ, क्या हुआ वो प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूं, फिर से समझाने का कोई मतलब नहीं। अब मान लो ये है v1, ये है v2, ये हमारा है m1, ये है m2, ये है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जरा देखिए
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बारे में कहानी जरा समझिए। क्या हो जाएगा जी, v2 माइनस v1। ये तो होगा ही होगा, किसी भी केस में होगा, समझ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं इनइलास्टिक कोलिजन फोर्स लगना बंद हो जाएगा, न्यूटन लॉ तो सब जगह वैलिड है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं। अब इक्वेशन क्या क्या बन सकता है, देखो पहला इक्वेशन अब बनाएंगे ई से। क्या बनाएंगे, ई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच, यानी कि v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। ये तो एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन जो बनाएंगे, ये बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, है ना, यानी कि P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल इज m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। यही दो इक्वेशन जो है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को यूज करके अलग अलग कहानी बनता है। ठीक है, अलग अलग कहानी में क्या क्या बनता है ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि दोनों की वेलोसिटी पूछ लेगा, v1 v2 की वेलोसिटी। क्लियर है ना। ध्यान देखो जरा, एक सेकंड बोर्ड पे देखो, v1 v2 कैसे निकालेंगे, लंबा सा फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान समझो। देखो ये है v1, ये है v2। लिखने का तरीका देखिए, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। आप क्या करें, चार ब्रैकेट बनाइए। मैं भी भूल गया, लगता है बहुत दिन हो गया। चलो देखो, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पहले m1 प्लस m2 से चारों ब्रैकेट में डिवाइड करोगे आप। इसी तरीके से आप याद रखेंगे। लो, क्या इतनी बातें समझ पाए। फिर हमें देखो अपने मालूम क्या रहेगा, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी मालूम रहेगा। तो पहले में u1 दे दो, दूसरे में u2 दे दो, u1 u2। अब मुझे बताइए, इतनी बातें याद रखना कोई मुश्किल है क्या। लो, क्या इतनी बातें याद रखना मुश्किल है। v1 v2 निकालना है, चार ब्रैकेट बनाएंगे, है ना। सबके नीचे क्या रहेगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, पहले u1 फिर प्लस में उधर वाला u2। ठीक है, अब बहुत ध्यान देखिए, ये v1 है तो इधर दे देंगे m1, m1, अच्छा v2 है तो m2। एक सेकंड आप लिखना मत, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लूंगा, फिर मैं आपको याद भी। ठीक है, ये हो गया m2 m2। अब देखिए आप कैसे चलेंगे। ठीक है, पहले में प्लस डायगोनली माइनस, देखो ये प्लस माइनस ही मैं भी बोलता हूं कभी कभी। प्लस, जो भी प्लस है तो डायगोनली प्लस होगा, माइनस है डायगोनली माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद m1 दे दिए तो बचा m2, e टाइम्स m2 दे दोगे, फिर e टाइम्स m2। ठीक है, ये e टाइम्स m1, e टाइम्स m2। अब एक सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं बुक से, फिर हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ई m2, बाकी तरीका देख लो, तरीका यही है, प्लस माइनस में मे भी हो गया हो, इसी तरीके से करते हैं। हाँ मैंने क्या बोला, ये मैंने उल्टा, देखो डायगोनली डायगोनली होता है, पर कैसा डायगोनल, ये डायगोनल माइनस में जाएगा, ध्यान दो। ये क्या हो गया, ये डायगोनल माइनस में जाएगा, ये डायगोनल माइनस में जाएगा, और ये वाला डायगोनल जो है, ये वाला डायगोनल प्लस में रहेगा। ठीक है, बाकी चीजें सेम है। लिखिए जरा इसको, लिखो मत आप, पहले ना समझो, खुद से लिखना, मैं मिटाऊंगा अभी, ऐसे मत लिखिए। आप रफ में इसको समझिए, एक बार खुद से लिखने की कोशिश कीजिए तो, एक बार रफ में खुद से लिखने की कोशिश कीजिए तो। ठीक है ना, m1 माइनस सी m2, एक और गलती है तो, अभी लिखो मत,
अब रफ में लिखने की कोशिश कीजिए जरा उसी तरीके से। इधर M1 M2, इधर M2 ही रहता है, तो M1 M2। ये तो सही है। आइए फिर से एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। M2 M1, ठीक है। आ जाओ एक बार पहले साथ में बोर्ड पर फिर से प्रैक्टिस करते हैं। एक बार बोर्ड पे फिर से प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप लोग रफ में करना, अभी लिखना मत, ठीक है। देखो डायगोनल वाला याद रखो। सबसे बड़ी बात, प्लस माइनस हमेशा मेरे से भी मिस्टेक होता है। माइनस कौन सा डायगोनल में चलेगा? ये वाला डायगोनल में, समझ पा रहे ना। और प्लस किस डायगोनल में है? इस डायगोनल में। क्लियर ना? ये आपको बताना है। बाद में वही M1 M2 M1 M2 करना होता है, जो ये दिए उसका उल्टा। जैसे M1 M2 यहां भी देते हैं M1 M2। अब माइनस देने के बाद EM2 तो प्लस EM2, यहां फिर EM1 तो यहां पे EM1, ठीक है ना। आ जाइए फिर से एक बार करेंगे हम लोग, दोनों आदमी मिलकर किया जाएगा, मतलब आप भी बताओगे। आ जाइए, तरीका क्या है देखो। V1 V2 लिखा, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। इसके बाद मैं मिटाऊंगा, आप खुद से लिखना। आ जाइए, पहला स्टेप, आप 4 ब्रैकेट बनाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बताओ पहला स्टेप क्या है? सभी को डिवाइड करना, किससे? M1 प्लस M2 से। तो M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। आपको लिखना नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखना है, आपको सोचना है, यही लिखना है। आप आंसर दो, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अच्छा यहाँ प्लस प्लस है, U1 U2 U1 U2, ठीक है ना। U1 U2 U1 U2, ठीक है ना। अच्छा रुक जाओ, प्लस माइनस क्लियर कर लो, उसी में मिस्टेक होता है। बताओ माइनस किधर? ये वाला डायगोनल, तो ये है माइनस वाला डायगोनल, और ये वाला डायगोनल कैसा? प्लस, ठीक है ना। अच्छा यहां पे क्या देंगे? M1, ठीक है, तो यहां दे देंगे M2। समझ पा रहे हैं? फिर से यहां पर M1, यहां क्या दे देंगे? M2। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब जो दिए उसका उल्टा E टाइम्स, है ना। तो E टाइम्स M2, E टाइम्स M2, E टाइम्स M2, E टाइम्स क्यों M1 M1। नहीं नहीं, देखो M1 M2 M2, ठीक है। यहाँ E टाइम्स M1, हाँ क्लियर, सही से। यहाँ पे M1 आ जाइए, ठीक है। तो बस यही एक प्रोसेस ऐसा याद रखोगे ना, तभी याद हो पाएगा। क्लियर है? देख लो, सही है। मैं बोर्ड मिटाऊंगा तब आपको लिखना है, अभी मत लिखो, अभी सिर्फ देखो। जितना देखना है, जितना समझना है समझ लो। मैं बोर्ड मिटाऊंगा तब आपको लिख कर देना है मुझे, ठीक है। मिटाऊं, लॉजिक क्लियर है ना। नीचे M1 रखेंगे और ऊपर M2 रखेंगे। एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, चलिए ट्राई कीजिए जरा। E इक्वल टू नहीं है भाई, V1 V2 इक्वल टू E1 E2 लिख रहा है। आइए अपन एक बार साथ में बोर्ड पर लिखते हैं, मिला लीजिए। V1 V2, पहला स्टेप 4 ब्रैकेट बना दिया। पूरा स्टेप को ध्यान से देखना है, अगर थोड़ा भी मन में मिस्टेक हो रहा है ध्यान से देखिए स्टेप को। दूसरा स्टेप, सभी को M1 M2 से डिवाइड करना है। M1 M2 से डिवाइड करना है। M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। नेक्स्ट स्टेप, इसमें अच्छा U1 U2 भी देना है। जरा बताओ जी, प्लस माइनस कौन से डायगोनल में? ये डायगोनल में माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब यहां पर क्या देना है? V1 है तो M1
M2, यही ना, यहां पे भी M1 M2। अच्छा V1 है तो माइनस क्या करोगे, E, और यहां पे भी E, और यहां पे E M1, और यहां पर भी E M1। देखिए मिलाइए, सेम यही है। तो ठीक है, यही था आपका, नोट कर लीजिए, ये था इन इलास्टिक कोलिजन का वेलोसिटी। जल्दी नोट करें इसे। एक और आपसे पूछा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। आपका लिखा है ना, पीछे तो लिखे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक इसी में एक पॉइंट और सीखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी लॉस में ना जनरली किसी भी चीज का चेंज निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर इसको काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस दिखाएगा लॉस हो रहा है। तो प्लस आंसर रखने के लिए ही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल कर दे रहे हैं। ओरिजिनल तरीका क्या है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। बताओ ये पूरा का पूरा क्या हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ ना जी। हाफ m1u1 स्क्वायर पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, दूसरे का माइनस दूसरे पार्टिकल का लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा बताओ, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। क्या बात समझ पा रहे हैं। ये तो मैं आपको ओरिजिनल तरीका बताया, फॉर्मूला क्या याद रखना, ध्यान देखो यहां पर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2। मास की जगह दोनों का लेंगे तो ये बन जाएगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। फॉर्मेट तो आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर फॉर्मेट में चलेगा, तो हाफ ये पूरा मास ही है दोनों का मिलाकर, m1 m2 m1 प्लस m2। फिर इनिशियल जो हम लोग लेते हैं, अच्छा बोलोगे सर भी कहां गया, भी इसी ई से कंपनसेट हुआ है, तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। चलिए इसे लिखिए, आपको याद रखना है ये, मैं लिख रहा हूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, फिर से बोलो तो, मैं अपने मन से मुझे बस इतना याद है, हाफ। अब बोलो m1 m2 बाय m1 प्लस m2। हाँ जी, हाँ का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो v1 v2 जो उसका फॉर्मूला और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बस ये याद रखना। अब यही सभी में काम हो यूज होगा। बताओ सभी में ई का वैल्यू 0 रख देंगे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, परफेक्ट इन इलास्टिक का। ई का वैल्यू 1 रख देंगे तो किसका बन जाएगा, हाँ जैसे ई का वैल्यू 1 रखकर बताओ तो ये कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ई का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग। तो यही तो मैंने वहां पे लिखाया था ना कि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी क्या रखता है, कंजर्व, कोई लॉस ही नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। और ई का वैल्यू जब 0 रखोगे, देखो माइनस होने वाला जो होता वो बस 0 हुआ, यानी लॉस क्या रहेगा, मैक्सिमम। समझ पा रहे हैं ना। चलिए तो पहला कोलिजन तो कंप्लीट हो गया। अब एक कोलिजन और करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा बना दो। अब तो आपको कुछ याद नहीं करना, बस ई का वैल्यू ही रखना है। तो हेडिंग बना दीजिए, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। चलिए
परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हो गया, ई का वैल्यू कितना, परफेक्ट इन इलास्टिक का 0। क्लियर है। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यहां से एक और रिजल्ट लेकर आता है। क्या रिजल्ट लेकर आता है, ई का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है बोलो, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस, इसको इधर लेकर आ जाओगे, मतलब 0 अगर रख दिए तो 0 इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, ये इधर आ गया। तो 0 इक्वल टू V2 माइनस V1, V1 को इधर लेकर आ जाओ, V1 इक्वल टू V2। इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान समझो। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, और V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। यानी कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, सेम। ये इसकी एक पहचान है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में ऐसा कुछ होगा कि जैसे समझो ये है M1 अपनी U1 स्पीड से चला, ये है M2 ये अपनी U2 स्पीड से चला, और जैसे ही कोलाइड करेगा, जैसा ही कोलाइड चलेगा, दोनों सेम स्पीड से चलेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम हो चुका है V1 V2, यानी दोनों चिपक जाएगा। चिपका रहेगा तभी तो सेम स्पीड से चलेगा। क्या मेरी बात समझ पाए। तो कोलिजन होने के बाद दोनों स्टिक टुगेदर हो जाता है, साथ में चिपक जाता है, और दोनों V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू किसी V स्पीड से चलेगा, M1 M2। ये इसका पहचान है। क्या इतनी बातें समझ पाए। अच्छा, कोई बोले आपसे कि ये भी निकाल के जरा बताओ, अब बोलोगे तुरंत निकाल देते हैं। तीसरा इक्वेशन देखो कहां से बनेगा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल हो जाएगा कितना, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। क्लियर है ना, शुड बी इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर। देखो फाइनली दोनों साथ में चलेगा, तो ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, यहां से आपको V मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखो हाफ ऐसे ही सबका कैंसिल हो जाएगा, हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर बाय M1 प्लस M2, ऐसा आपका ये बन जाएगा। फॉर्मूला ये हो जाएगा M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर डिवाइडेड, ये लेकर इधर आ जाएंगे M1 प्लस M2, यही बन जाएगा V स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके रहेगा, V स्क्वायर के लिए। यहां से आप रूट में ला सकते हो या जैसे भी सॉल्व करें, जब वैल्यू रहेगा तो सॉल्व करना आसान रहेगा। फॉर्मूला याद रखने का एज इट इज बहुत ज्यादा। एक सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा ना इसमें। लो क्या क्या करवा दिए, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा क्या इसमें, क्या कंजर्व होगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या रहता है, M1 V1, सिर्फ इतना ही ना। तो ओके, ये तब तो ऐसा फॉर्मूला आप बना सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम दोनों मिलकर फाइनल मोमेंटम साथ में गया। काइनेटिक एनर्जी तो इलास्टिक में होगा कंजर्व, इसमें तो लॉस होगा। हाँ, चौथा निकाल सकते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जरा देखा हो यहाँ पे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये मैक्सिमम होगा, ये याद रखना है हमेशा, परफेक्ट में मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम लॉस। आइए जी, फॉर्मूला क्या था, लिखो जरा, हाफ, हेलो अभी अभी याद करवाए थे, जल्दी बोलो, हाफ M1 M2 बाय M1 प्लस M2, हाँ जी, U1 माइनस U2 का, हाँ इंटू 1 माइनस। अब देखो E0 रखोगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, जीरो का कोई काम कहीं नहीं, तो यानी कि ये वाला टर्म है यही रह जाएगा सिंपल। इसीलिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, M1 M2 बाय M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। यही हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब जरा नीचे V1 V2 भी तो खुद से बनाओ जरा, E का वैल्यू 0 रखो, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें,
पहले V1 V2 लिख लो उसी तरीके से, 4 ब्रैकेट प्लस डायगोनली जो किए थे, और दूसरे स्टेप में E का वैल्यू 0 रख देंगे। एक बार V1 V2 हो जाए बस उसमें E का वैल्यू 0 रखो, E का वैल्यू 0 रखो, आ जाएगा। पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखवाओ सभी, आ जाइए, जिनका हुआ वो भी, जिनका नहीं हुआ वो भी, एक बार प्रैक्टिस भी होगा। V1 V2 पहला स्टेप क्या करते हैं, 4 ब्रैकेट बनाते हैं, बनाया 4 ब्रैकेट, यहां प्लस, नीचे क्या रहता है M1 प्लस M2, सभी में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ठीक है। हाँ जी, और बताइए क्या रहता है यहाँ पर, U1 यहाँ पे U2, यहाँ पे U1, यहाँ पे U2। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं M1 M2, M1 M2, यही है ना। अब माइनस कौन से डायगोनल में चलता है, ये वाले में, तो ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये वाला डायगोनल में प्लस। अब क्या करेंगे बोलो, 1 है तो E M2, E M2, और अगर V2 है तो E M1, ये क्या हो गया E, देख लीजिए क्या आप भी यही किए। अब इस वाले केस में E अपना क्या हो जाएगा, तो देखो E 0 होगा तो ये टर्म 0, और ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बनकर आ जाएगा, V1 वाला फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूं, तो V1 वाला फॉर्मूला बनकर आ जाएगा M1 U1 बाय M1 प्लस M2, ठीक, प्लस ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो M2 U2 बाय M1 प्लस M2। अच्छा देखिए, वहां से यही फॉर्मूला तो बना था अभी अभी, देखो V1 V2 दोनों सेम आएगा, अभी बनाए थे ना, फिर से तुम यहां से बनाओगे सेम ही आएगा। देखो M1 U1 बाय M1 प्लस M2 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2, ये हो गया V2। और पता है हमें इस केस में V1 V2 बराबर होता है, इस केस में V1 V2 बराबर होता है जो V के, और V अभी अभी आप निकाले हैं, वहां पे भी फिर से मिल गया M1 U1 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2। कैसे, अभी अभी जो निकाले थे, क्या करेंगे, इस दोनों में एलसीएम ले लोगे, ये तो M1 प्लस M2, ये हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2, अभी अभी निकाले थे ना, तो वहां से निकालिए या यहां से निकालिए, बात एक ही है। अगर ये फॉर्मूला यहां से भी याद है तो यहां से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा कर भी निकाल सकते हैं। दोनों में यही आएगा, यहां पर भी देखो, इस दोनों में जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे M1 M2, तो फिर से यही हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2, क्लियर है ना। क्या तीसरा केस होमवर्क दें आपको, इलास्टिक कोलिजन, खुद से करेंगे घर पे। E का वैल्यू 0 रख देंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही आ जाएगा, और V1 V2 में निकाल देंगे। अगर M1 M2 बराबर हो जाए, एक स्पेशल केस करना, स्पेशल केस, इफ M1 M2 बराबर हो जाए, दो आइडेंटिकल बॉडी टकराएगा, ठीक है, तो मैं रिजल्ट बता रहा हूं, आपको लाना है, नहीं तो अगली क्लास डिस्कस करेंगे। उस समय हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा U2 के, और V2 बराबर हो जाएगा U1 के। इसको बोलते हैं वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाना, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाना। इसी पे 2-3 बार क्वेश्चन आया है, ये छोटे से कंसेप्ट पे। ये किसका केस है, इलास्टिक कोलिजन का। जब भी आइडेंटिकल बॉडी के बीच इलास्टिक कोलिजन होता है, बहुत ध्यान देखो, V1 मतलब फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, वो किसके बराबर हो गया, सेकेंड बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर।
यानी फर्स्ट बॉडी को सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी मिल गया और सेकेंड बॉडी को फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी मिल गया। ये स्पेशल केस बनेगा जब v1 v2 निकाल लेंगे इक्वेशन। हेलो, समझ पा रहे हैं? v1 v2 जब निकाल लेंगे तो उसमें वैल्यू पुट कर देना, m1 और m2 दोनों का वैल्यू m पुट कर देना, दोनों मास का सेम वैल्यू है तो m कैंसल होकर ये आ जाएगा, ये रिजल्ट।